बोलो आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 रुक पढ़े जा। हैं कहाँ सर? आर्टिकल 72, आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। अरे कल ही पढ़ के निकले हैं हाँ सबे। अच्छा। कहता है कहाँ पढ़े हैं हाँ सीधे। लंबा लंबा था न सर, यही ले। हाँ कब पढ़े हैं बताओ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद। हाँ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, खाली विवाद नहीं। आर्टिकल 72 में बोलो। क्षमादान। क्षमादान। 73 बोलो। संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। विस्तार। 74 बोलो। परिषद का गठबंधन। मंत्रिपरिषद का गठन और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 75 बोलो। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति बनाया जाता है। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। अटॉर्नी जनरल के बारे में दिएगा। इसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की चर्चा है। इसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। यह सरकार और मंत्रिमंडल के लिए कार्य करती है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और जब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात यह राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा अनुसार होता है। इच्छा अनुसार। मतलब जब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के यह प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर कर रहा है, तो यह पूर्णकालिक नहीं होता है। पूर्णकालिक नहीं होता है। मतलब इसको बना दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि यह 5 साल, जैसे एमपीज की 5 साल तक रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद जो भी जाते हैं लोकसभा में, तो वो 5 साल तक रहते हैं इनका। लेकिन महान्यायवादी जो है वह पूर्णकालिक नहीं, वह जरूरी नहीं है, इनको बीच में हटाया जा सकता है। तो यह पूरे समय के लिए नहीं होते, पूर्णकालिक नहीं होता है। महान्यायवादी को सैलरी नहीं दी जाती है। महान्यायवादी को कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है। तो ये काम क्यों करेंगे महान्यायवादी? तो काम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति महान्यायवादी इसलिए बनना चाहेगा कि अन्य सुविधाएं इनको दी जाती है। गाड़ी दी जाती है, घर रहने के लिए घर दिया जाता है, कई प्रकार की अन्य सुविधाएं दी जाती है, लेकिन सिर्फ इनको सैलरी नहीं दी जाती है। इसलिए कोई व्यक्ति महान्यायवादी बनना चाहता है। तो ये अपने भरण पोषण के लिए प्राइवेट काम कर सकते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं या लोकसभा में बैठेंगे। महान्यायवादी जो होते हैं सदन में बैठेंगे, परंतु मतदान नहीं कर सकते, मतदान नहीं करेंगे। जब सरकार कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर रही होती है, तो वैसी परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो मतदान करते हैं, परंतु अटॉर्नी जनरल को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। वहाँ ये बैठेंगे और सरकार जब कोई कानूनी कार्यवाही में फंस जाएगी तो वहाँ पे सरकार की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, परंतु मतदान की
जब बारी आएगी तो इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। महान्यायवादी जो होते हैं या सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हैं, AG, SG और ASG। AG मतलब अटॉर्नी जनरल, SG सॉलिसिटर जनरल, और ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। AG जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों में मुकदमा लड़ेंगे, परंतु AG की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल SG पद बनाया जाता है, और SG पद बनाया गया है तो यह इनकी सहायता हेल्प के लिए बनाया गया है, तो यह सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, परंतु यह सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ेंगे, यह सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मुकदमा लड़ेंगे। और इसी प्रकार ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है, तो यह सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वह मुकदमा नहीं लड़ेंगे। इनको सिर्फ ASG को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ने का अधिकार प्राप्त है, ASG को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ने का अधिकार प्राप्त है, और AG सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों कोर्ट में जाके सरकार के लिए मुकदमा लड़ सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है एक वकील होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है एक वकील होता है, जो सरकार के लिए और मंत्रिमंडल के लिए जाके कोर्ट में मुकदमा लड़ती है, या कोई कानूनी कार्रवाई में सरकार या मंत्रिमंडल कहीं फंस जाती है तो उसकी सहायता करती है। आर्टिकल 77 कहता है केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करेंगे। तो आर्टिकल 77 के अनुसार केंद्र सरकार का कोई भी काम होता है तो वह राष्ट्रपति करते हैं, अर्थात केंद्र का कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। जैसे कोई कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाती है तो उस पर साइन राष्ट्रपति का होता है, ना कि किसी और का। तो केंद्र सरकार का कोई भी कानून पास होगा तो उस पर हमेशा साइन राष्ट्रपति का रहता है, नाम राष्ट्रपति का कानून पे रहेगा। तो केंद्र का कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से होगा। आर्टिकल 78 कहता है केंद्र और मंत्रिपरिषद की जानकारी राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे। और यह जो होता है पीएम प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है।
क्योंकि राष्ट्र कोई भी सूचना, लोकसभा, ये राज्यसभा हो गया, तो यहाँ पे कोई भी काम हुआ, मंत्री परिषद का काम हुआ या केंद्र से संबंधित काम हुआ, तो इसकी जानकारी जो है राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, तो इन तक जो सारी सूचनाएं पीएम पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री को पहुंचाना होगा। ये आर्टिकल 78 कहता है। तो आर्टिकल 76 में अटर्नी जनरल की चर्चा। अटर्नी जनरल को सैलरी नहीं दी जाती है, अटर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अटर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अटर्नी जनरल एक वकील होता है जो मंत्रिमंडल और सरकार के जब कोई कानूनी कार्यवाही में अटक जाती है तो उसकी सहायता के लिए होते हैं। और अटर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है। इसकी सहायता के लिए एसजी सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है और फिर और सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया जाता है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ेंगे, वह सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेंगे, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ेंगे। आर्टिकल 77 कहता है केंद्र के कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति के नाम से होगा या राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 78 कहता है लोकसभा और मंत्री परिषद की जानकारी राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे और यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। आर्टिकल 79 और आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। आर्टिकल 79 में संसद है। आर्टिकल 80 में लोकसभा की चर्चा है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा है और आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है, जिसमें आर्टिकल 79 में कहा गया है संसद के 3 अंग होंगे और सदन 2 होंगे। 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा जो है राज्यसभा होता है और इसमें सदन के 2 अंग होते हैं, एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा, संसद जिसमें कहा गया है कि संसद के 3 अंग होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें 2 सदन होंगे, सदन का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है और आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। अब इसी में लिखेंगे एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में और इसी 81 में किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी, सदस्यों का कार्यकाल ये भी 5 साल का होगा। लेकिन राज्यसभा का कार्य अस्थायी होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। या 5 साल पूरेगा तो लोकसभा भंग हो जाएगी, लोकसभा जो होगी भंग हो जाएगी, परंतु राज्यसभा अस्थायी है इसलिए यह भंग नहीं होती है। इसे प्रथम सदन कहते हैं, प्रथम सदन। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन
कहते हैं। इसे प्रथम सदन इसलिए कहते हैं कि चुने हुए प्रत्याशी लोकसभा में जाते हैं और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं और इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें प्रत्याशी जो चुन के जाते हैं उनकी उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए और इसमें 30 साल होना चाहिए, तो इसे बुढ़ों का सदन या वृद्ध सदन कहते हैं और इसे युवा सदन कहेंगे। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में चुने हुए शिक्षित व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षित व्यक्ति जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका अधिक समय शिक्षा पे खर्च हुआ रहता है, तो जनता में उतना लोकप्रिय वो नहीं हो पाते हैं और जनता में लोकप्रिय नहीं होते हैं, तो जब वह चुनाव लड़ने आएंगे तो वैसी परिस्थिति में वह चुनाव नहीं जीतते हैं, तो शिक्षित लोगों को चुनकर विधायकों लोकसभा सदस्यों द्वारा राज्यसभा में भेज दिया जाता है, इसलिए इसे शिक्षित सदन कहते हैं। शिक्षित सदन कहते हैं और इसे इसमें जनता चुनकर लोगों को भेजती है, इसलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन कहेंगे। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा को शिक्षित सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको द्वितीय सदन कहते हैं, इसको वृद्धों का सदन कहते हैं, या अस्थाई सदन है और यह भंग नहीं होता। वहीं लोकसभा या वो अस्थाई सदन है या भंग हो जाता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। यह प्रथम सदन है, यह युवाओं का सदन है और यह जनता का सदन कहलाता है। इसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन कर जाते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। वहीं बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा और यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 31 है। तो बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। वहीं यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। यह जनसंख्या पर निर्भर होता है, इसलिए यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ सीटों की संख्या अधिक है और बिहार में जनसंख्या उससे कम है, इसलिए यहाँ सीटों की संख्या कम है। अब पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ। राज्यसभा है तो राज्यसभा को बनाया गया है तो इसकी कुछ शक्तियाँ होगी। राज्यसभा ने क्या कर रहा है, चल रहा है, तो राज्यसभा को बनाया गया, इसकी कुछ शक्तियाँ होगी। हर जगह देखो यही ना पढ़ रहे हैं, एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा। तो राज्यसभा को इसीलिए बनाया गया कि जब लोकसभा भंग हो जाएगा उस समय कौन कार्य करेगी, राज्यसभा। देश में काम करने के लिए कोई होना चाहिए। तो सबसे पहली शक्ति है राज्यसभा की आपातकाल के समय। आपातकाल के समय जब देश में आपातकाल राष्ट्रपति लगा देंगे तो उस समय लोकसभा उस सही ढंग से काम नहीं करती है। विधायक उधायक की पावर समाप्त हो जाता है। किसका पावर चलने लगता है,
पति का शासन हो जाता है, राष्ट्रपति का पावर चलेगा आपातकालीन स्थिति में, युद्ध की स्थिति आ गई तो वैसी परिस्थिति में किसकी शक्ति चलेगी? राष्ट्रपति। तो उस समय वहाँ पे कोई होना चाहिए ना राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। तो वहाँ पे उस टाइम कौन काम करता है अच्छी तरह से? राज्यसभा की शक्तियाँ काम करती, राज्यसभा की शक्तियाँ बढ़ जाती है। तो इसलिए आपातकाल के समय किसकी शक्ति चलती है? राज्यसभा के पास अधिक पावर आ जाता है। फिर है, देखो जब हम तुमको बता रहे थे क्या कि बता रहे थे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पर जब हम महाभियोग ला रहे थे उस टाइम तुमको बताए थे कि राज्यसभा में कौन बैठता है? सभापति। उपराष्ट्रपति ही तो होता है, सभापति होता है ना। तो जब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाना रहता है तो प्रारंभ कहाँ से करते हैं? राज्यसभा से प्रारंभ होता है, लोकसभा से प्रारंभ नहीं होता है। तो यह देखो ये राज्यसभा की शक्ति ही तो हुई कि जब भी उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो प्रारंभ हम कहाँ से करेंगे? राज्यसभा से प्रारंभ करेंगे, ना कि लोकसभा से। लोकसभा से कभी भी उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो हमें प्रारंभ हमेशा राज्यसभा से करना होगा, लोकसभा से प्रारंभ नहीं करेंगे। तो ये शक्ति ही तो है कि उपराष्ट्रपति को हटने के लिए राज्यसभा की हमें जरूरत है, नहीं तो उसको नहीं हटा पाएंगे नहीं। तो कब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाने समय किसकी शक्ति है? राज्यसभा की शक्ति है। एक शक्ति और इसके पास होता है सिविल सेवा में, सिविल सेवा में जैसे यूपीएससी, इन सब के संबंध में कोई नियम लाना होता है तो कौन लाती है? राज्यसभा लेके आती है, लोकसभा नहीं लाएगी। सिविल सेवा को क्या कहते हैं? यूपीएससी नहीं कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, इसके अंतर्गत सिविल सेवा आता है। तो अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, इस ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा जैसे यूपीएससी, इसके बारे में राज्यसभा के पास शक्तियाँ होती है। हमको बताना कि लोकसभा और राज्यसभा में से दोनों में से इसमें जनता का सदन किसको कहेंगे? जनता का सदन लोकसभा। हाँ, जनता का सदन लोकसभा का होगा। नॉर्मली सोच सकता है ये बात हम लिखाएं नहीं, लेकिन हमेशा बोल रहे हैं कि चुनाव करके भेजता कहाँ है? जनता, लोकसभा में। तो इसको जनता का सदन भी कहते हैं।